Hello everyone, I am Divya. Welcome you all to Chemistry 80s. I am back with another chapter of class 9th chemistry, chapter number 4, structure of the atom. So, हम कर चुके हैं एटम के बारे में. आज हमें देखना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो उसके लिए हमने क्या देखा. सबसे पहले हमने देखा था कि एक मैटर होता है. मैटर के अंदर हमने देखा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स. ठीक है, हमने मैटर देखा था. मैटर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो मैटर है ना हमारा, वो स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है. और इन्हीं स्मॉल टीनी पार्टिकल्स को हमने बोला था एटम्स. एटम्स के बारे में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं. एटम्स के अंदर हमने क्या देखा था. डेल्टन ने अपनी थ्योरी दी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है. एटम जो है उसको हम फर्दर और पार्टिकल के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है. डेल्टन्स ने ये बोला एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में. फिर इसके बाद डेल्टन्स के बाद और साइंटिस्ट आए. उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया. उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो एटम है ना वो इंडिविजिबल नहीं है. और ये कैसे पता चला उनको. उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की. एक प्लास्टिक कॉम्ब है, उन्होंने उसको पेपर के कुछ पीसेस के कांटेक्ट में लेके आए वो, तो उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आई. उन्होंने कुछ भी उसके अंदर चेंजमेंट नहीं देखा. लेकिन जब उन्होंने उस कॉम्ब को रब किया हेयर के साथ, रब किया, फिर उसके बाद वो पेपर पीसेस के पास उसको लेके गए, तो वो उससे अट्रैक्ट होने लग गए. उनके अंदर मूवमेंट आई. जब कॉम्ब को आफ्टर रबिंग इनटू द हेयर्स, जब पेपर पीसेस के पास लेके गए, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए. ठीक है, इससे क्या पता चला था साइंटिस्ट को कि जो मैटर है हमारा कॉम्ब, वो भी एक मैटर ही है. एनीथिंग अराउंड अस, ठीक है, वो हमारा है मैटर. और मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स. और एटम के अंदर ऐसा तो कुछ है जिससे कि चार्ज डेवलप हुआ, क्योंकि इसके ऊपर जब चार्ज आया तभी इसके अंदर अट्रैक्शन हुई. मतलब कि ये पता चला कि जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं है, इसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. एटम इज नॉट इनडिविजिबल. इसके अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि चार्ज्ड हैं, कुछ चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट हैं. ये पता चला जब ये ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने. ठीक है, तो डेल्टन्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी, एक पोस्टुलेट में बताया कि जो एटम है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया. फिर इसके बाद क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई. एटम के अंदर जो पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए गए उनकी डिस्कवरी की. एटम के अंदर डिस्कवरी की 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की: इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. जो डेल्टन्स ने थ्योरी दी थी दैट एटम इज इनडिविजिबल, वो यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गई. और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई. इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया वो क्या, जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसके थ्रू उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक वैक्यूम ट्यूब ली. ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब ली
उसके अंदर 2 मेटल की प्लेट्स को अटैच कर दिया विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइनस प्लस सोर्स ऑफ बैटरी या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक मेटल की प्लेट ये ली, दूसरी मेटल की प्लेट ये ली। नेगेटिव है, इसको बोल दिया कैथोड, पॉजिटिव को बोल दिया एनोड। ये ले ली इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर थॉमसन ने क्या किया, 2 कंडीशंस ली। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो ली उन्होंने वो ली हाई वोल्टेज, और प्रेशर जो लिया किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो बिल्कुल लो एयर प्रेशर लिया। 2 कंडीशंस थी, हाई वोल्टेज बैटरी एंड सेकंड वेरी लो प्रेशर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराई इसके अंदर, तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कुछ टाइम बाद कुछ मूवमेंट दिखाई दी। यहाँ से कुछ रेज पास हुई और इन रेज को बोल दिया कैथोड रेज। कैथोड रेज। नेगेटिव टर्मिनल से कुछ पार्टिकल्स पास हुए टू द साइड ऑफ पॉजिटिव पार्ट, एनोड की तरफ। नेगेटिव साइड से कुछ रेज पास हुई, कुछ पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट किए पॉजिटिव की साइड। और ये हमें कैसे पता चला, इन्होंने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट शीट लगाई थी ZNS जिंक सल्फाइड, जो कि इनकी वजह से शाइन कर रही थी। इससे पता चला कि कुछ पार्टिकल्स कैथोड की तरफ से आए हैं एनोड की साइड, क्योंकि यहाँ पे शाइनिंग हुई जिंक सल्फाइड की। ठीक है, तो क्या पता चला कि नेगेटिव साइड से कुछ पार्टिकल्स निकले हैं। नेगेटिव साइड से जो ये नेगेटिव पार्टिकल्स आए हैं कैथोड साइड से, कैथोड रेज जो निकली है, इन्हीं को क्या बोल दिया, नेगेटिव जो रेज आई, नेगेटिव जो पार्टिकल्स निकले, इनको इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की इन 1897 इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बाय द एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने क्या देखा, एक इन्होंने वैक्यूम ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसके अंदर 2 मेटल की प्लेट्स लगाई, नेगेटिव पॉजिटिव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिया। 2 कंडीशंस इन्होंने ली, हाई वोल्टेज एंड वेरी लो एयर प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई हाई वोल्टेज की, तो क्या देखा कि कैथोड से नेगेटिव साइड से कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज मूव की, कुछ रेज अराइज हुई और वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाने लगी, उनका मूवमेंट होने लग गया। और ये कैसे पता चला, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगाई गई जिससे वो शाइन हुई, फ्लोरोसेंट इसके अंदर अपीयरेंस आई, तो उससे पता चला कि नेगेटिव साइड से कुछ पार्टिकल्स अराइज हुए, कुछ रेज अराइज हुई, जिनकी वजह से जो जिंक सल्फाइड है उसने शाइन किया। ठीक है, तो इन्हीं जो नेगेटिव पार्टिकल्स आए, ये जो नेगेटिव रेज निकली कैथोड रेज, इन्हीं को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे हुई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जे थॉमसन ने बताया, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9 × 10⁻⁻31 kg। ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत छोटा मास होता है। ठीक है, उसके बाद बताया जो चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद इन्होंने रिलेटिव चार्ज बताया, जो कि ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट होता है, नेट चार्ज जो प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होगा -1, वो होगा -1 चार्ज। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड रिलेटिव चार्ज इज -1। ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किया गया था। प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता चल गया था 9 × 10⁻⁻31 kg, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और रिलेटिव चार्ज -1। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए एक साइंटिस्ट आए ई गोल्डस्टेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा ही सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की तरह एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोला इन्होंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट। सेम इन्होंने 2 मेटल की प्लेट्स ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और कनेक्ट कर दिया टू द सोर्स ऑफ बैटरी। हाई वोल्टेज की एनर्जी ली, सेम कंडीशंस एंड लो एयर प्रेशर। 2 कंडीशंस ली इन्होंने। यहाँ पे ये होगा एनोड, यहाँ है कैथोड। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे हाई वोल्टेज की जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स अब की बार पॉजिटिव साइड से अराइज होंगे और नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे फिर से जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगाई जो कि शाइन हुई, ग्रीन कलर का ग्लो इसके अंदर आता है, ग्रीन ग्लो। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई एनोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर, तब इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव साइड से अराइज होंगे और वो मूव कर रहे हैं कैथोड की साइड। जो ये पार्टिकल्स अराइज हुए, जो ये रेज अराइज हुई, इनको बोला एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। पॉजिटिव रेज जो अराइज हुई फ्रॉम द एनोड ड्यूरिंग द एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की ऑफ हाई वोल्टेज इन लो एयर प्रेशर, तब पॉजिटिव रेज अराइज हुई, उनको बोला एनोड रेज या फिर कैथोड रेज। जो ये रेज निकली, इनके पार्टिकल्स को क्या बोल दिया, प्रोटॉन्स। क्या बोल दिया, प्रोटॉन्स। यहाँ से हुई प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। प्रोटॉन्स जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव पार्टिकल्स, क्योंकि किससे अराइज हुए, ये हुए एनोड से अराइज। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की ई गोल्डस्टेन बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन है उसका जो मास होगा 1.6 × 10⁻⁻27 kgs। चार्ज जो प्रेजेंट होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन के अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होगा प्रोटॉन के अंदर वो होगा +1। जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो है नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल और जो प्रोटॉन है वो है पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो है इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद एक और सब एटॉमिक का पता चला जो कि है न्यूट्रॉन।
लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जो एटम जो होता है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आगे दोनों साथ में, जो चार्ज है वो भी सेम है, बस मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों कैंसिल आउट होके क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा एटम। लेकिन इसके बाद एक और जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी हुई, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए जो न्यूट्रलिटी होती है एटम की उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता ड्यू टू न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन जो होगा वो डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन जो होता है वो उसके ऊपर जो रिलेटिव चार्ज होता है वो क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी रिलेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻27 kgs। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की इन 1932। सो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। मास जो आया 9 into 10⁻⁻31 kgs, चार्ज है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। जो रिलेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो नेगेटिव में 1 प्रेजेंट होगा, -1 चार्ज होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स अराइज हुए थे ड्यूरिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वो कैथोड वाली जो प्लेट थी वहाँ से अराइज हुए थे और वो क्या थे, नेगेटिव रेज थी, नेगेटिव पार्टिकल्स थे। इसीलिए जो चार्ज प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट जो आया वो था प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो की ई गोल्डस्टीन ने बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट। सेम था एज इलेक्ट्रॉन के लिए जो किया था जे थॉमसन ने। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो मास है प्रोटॉन का वो है 1.6 into 10⁻⁻27 kg। चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो +1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। रिलेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होगा प्रोटॉन के ऊपर वो है +1, क्योंकि जो पार्टिकल्स अराइज हुए थे वो हुए थे एनोड रे से, उनको बोला था कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। जो पॉजिटिव पार्टिकल्स अराइज हुए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उनको क्या नाम दिया, प्रोटॉन्स। इसीलिए जो रिलेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में 1। उसके बाद जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी हुई, जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया 1932 के अंदर। मास है 1.6 into 10⁻⁻27 kgs और जो रिलेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा न्यूट्रॉन के ऊपर वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी रिलेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। सो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होगा वो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जिससे ये पता चल गया कि जो एटम है ना वो हमारा डिविजिबल है। एटम के अंदर और भी एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। फिर इसके बाद साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि जो एटम्स हैं उसके अंदर पार्टिकल्स का तो पता चल गया, फिर अब ये कैसे पता चले कि उनकी अरेंजमेंट कैसे है, वो कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल्स दिए, उन मॉडल्स को बोला एटॉमिक मॉडल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स दिए। क्या पढ़ लिया हमने, जो डेल्टन्स ने एक अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, लेकिन ये रॉन्ग प्रूव हो गया बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चल गए, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। फिर अब ये कैसे पता चले कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये उसके अंदर अरेंज कैसे हैं। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने अपना एक मॉडल दिया फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर,
एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना एक एटम के अंदर, वो कैसे प्रेजेंट होंगे। जो पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो तो कंप्लीटली उसके अंदर फैला हुआ होगा एटम के अंदर, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उसके अंदर एम्बेडेड होगा, मतलब वो उसके अंदर धसा हुआ होगा कहीं कहीं पे, अलग अलग जगह पे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जे थॉमसन proposed the model of atom in 1904। 1904 के अंदर इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जो एटम प्रेजेंट होता, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जैसे कि एक वाटरमेलन है। ठीक है, ये वाटरमेलन, ये इसका बाहर का पार्ट है ग्रीन वाला। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो रेड एडिबल पार्ट होता है, एक होते हैं ब्लैक कलर के जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जितना भी रेड पार्ट जो है ये इन्होंने बोल दिया ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन पॉजिटिव पार्ट। और दूसरा बोला इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द प्रोटॉन्स। ठीक है, थॉमसन ने बोला कि जो प्रोटॉन जो है, जो पॉजिटिव पार्ट जो होगा एटम का, वो एटम के अंदर कंप्लीटली फैला हुआ होगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम, इन्होंने बोल दिया ये। या फिर एक एग्जांपल और इन्होंने दिया, जो प्लम पुडिंग होती है, पुडिंग के अंदर जो कंप्लीट जो पार्ट है वो तो इन्होंने बोल दिया पॉजिटिव पार्ट मतलब प्रोटॉन, और उसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स होंगे वो सारे क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बता दिया कि एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है प्रोटॉन है वो कंप्लीट के अंदर स्प्रेड आउट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर एम्बेडेड है। इन्होंने ये बता दिया। इन्होंने पोस्टुलेट दी एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जो स्फीयर जो होगा एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड द नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इनसाइड इट। इन्होंने पोस्टुलेट दी that atom is consist of positively charged sphere and negatively charged particles are embedded in it, embedded in it। इन्होंने बोल दिया कि जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीटली स्प्रेड आउट है, मतलब एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके अंदर एम्बेडेड है। एक चीज और इन्होंने बोली, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट इन इट्स मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा इन द मैग्नीट्यूड टू दी नेगेटिव चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे मैग्नीट्यूड में, क्योंकि जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता ना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटॉन होता है, जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और ये चार्ज जो है उसके ऊपर वो रिलेटिवली क्या आ जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाए। तो इसीलिए जे थॉमसन ने अपनी दो पोस्टुलेट दी। एक के अंदर इन्होंने बताया कि जो एटम है वो कंसिस्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन द एटम। नेक्स्ट इन्होंने बताया
कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन द मैग्नीट्यूड, जिससे कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल रह सके, न्यूट्रल रह सके। ये बता दिया थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। इन्होंने सोचा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये ऐसे तो नहीं हो सकते, इसके अंदर इन्होंने और अपनी डिस्कवरीज की, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके थ्रू इन्होंने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके अंदर क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को नाम दिया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने एक तो गोल्ड फॉइल ली, एक अल्फा पार्टिकल्स लिए। ठीक है, जो गोल्ड फॉइल जो है, गोल्ड फॉइल, इनको एक इतनी पतली फॉइल चाहिए थी कि उसके अंदर सिर्फ 1000 एटम्स वो थिक हो, इतनी थिक हो कि उसके अंदर सिर्फ 1000 ही एटम आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो इनको बहुत एक पतली सी फॉइल चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने चूज़ किया गोल्ड फॉइल, क्योंकि जो गोल्ड है उस वो क्या है, इजीली मेलिएबल है। तो इन्होंने प्रेफर किया गोल्ड को, या फिर कोई और भी ये मेटल ले सकते थे, लेकिन जो गोल्ड जो है इन्होंने इसीलिए प्रेफर किया क्योंकि गोल्ड जो है हाईली मेलिएबल है, हाईली मेलिएबल। तो इन्होंने इसकी एक पतली सी फॉइल ली जिसके अंदर 1000 ऑफ एटम्स थे बस, और वो 1000 एटम थिक थी। इन्होंने एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली। दूसरा इन्होंने लिया अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। हीलियम का एटम है वो क्या है, डबली चार्ज्ड है। ठीक है, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम जिसका मास क्या है, 4 म्यू, जिसका मास है 4 म्यू। डबली चार्ज्ड हीलियम एटम लिया इन्होंने, जिसको बोला अल्फा पार्टिकल, और उसका मास क्या था, 4 म्यू। दो चीजें ली इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयन और गोल्ड फॉइल, और वो थिक थी 1000 एटम थिक थी। और गोल्ड ही क्यों चूज किया, क्योंकि उनको एक पतली सी फॉइल चाहिए थी, और जो गोल्ड होता है वो हाईली मेलिएबल होता है। फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले इन्होंने लिया एक सोर्स ऑफ लाइट। यह है सोर्स ऑफ लाइट या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी इसको बोल सकते हैं। और जो ये बॉक्स लिया, ये इन्होंने लिया एक लेड बॉक्स, लेड बॉक्स, और ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। फिर इन्होंने क्या किया, एक लिया इन्होंने गोल्ड फॉइल, ये क्या है, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल लेने के बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करने के लिए एक ली फ्लोरोसेंट मेटल की शीट,
और ये शीट जो है वो है ZnS, जिंक सल्फाइड, जो कि पार्टिकल्स का जब इसके ऊपर स्ट्राइक होती है तो ये क्या करेगी, शाइन करेगी, ग्रीन ग्लो देगी जब पार्टिकल्स इसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल की रेज थी वो सोर्स ऑफ लाइट से पास की, अल्फा पार्टिकल्स, ये थी गोल्ड फॉइल। जब अल्फा पार्टिकल्स की रेज पास की उसके बाद गोल्ड फॉइल से रेज बाहर निकल के ZnS के पास आई। ये कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। ऐसे करके जो रेज है वो निकल गई फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ऑफ लाइट को पास करवाया थ्रू द गोल्ड फॉइल, उसके बाद जो रेज थी उनकी स्कैटरिंग हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने इससे क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने सोचा था कि जो गोल्ड फॉइल है ना उससे जो अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। इन्होंने सोचा कि जो गोल्ड फॉइल है ना उससे जितने भी अल्फा पार्टिकल्स की रेज जो स्कैटर होंगी ना वो थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। लेकिन क्या देखा इन्होंने, जो सोचा ना इन्होंने इससे बिल्कुल अपोजिट हो गया, ऐसे रिजल्ट आए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। तो इन्होंने क्या रिजल्ट देखे कि मोस्ट ऑफ द रेज पास्ट स्ट्रेट। एक इन्होंने ये रिजल्ट देखा, एक रिजल्ट इन्होंने देखा सम रेज आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। एक रिजल्ट इन्होंने देखा only a few rays rebound about 180 डिग्रीज। इन्होंने ये सारे रिजल्ट ऑब्जर्व किए। ये ऑब्जर्व किए जब अल्फा पार्टिकल बीम ऑफ लाइट स्कैटर हुई फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। ऑब्जर्वेशन के लिए एक और डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर जो एटम्स होंगे, जिंक जो ये ली थी गोल्ड फॉइल, इनके अंदर से जो पार्टिकल्स जो स्प्रेड आउट हुए, स्कैटर हुए, उनका स्ट्रक्चर है, ये है एटम्स ऑफ द गोल्ड। जो गोल्ड फॉइल ली जिसके जो थी 1000 ऑफ एटम थिक, वो ये गोल्ड फॉइल है। इसके अंदर बीम ऑफ लाइट को पास कराया। ये रेज हैं, अल्फा पार्टिकल की रेज है, ये रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द रेज है ना वो स्ट्रेट पास हो गई। जितनी भी रेज इन्होंने पास की, इसके अंदर से मोस्ट ऑफ द रेज जो थी, मतलब जितनी भी रेज थी उनमें से 99% जो रेज थी ना वो स्ट्रेट पास हो गई, ठीक है, वो स्ट्रेट पास हो गई। मोस्ट ऑफ द रेज पास्ट स्ट्रेट, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ जो रेज थी वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ जो रेज थी वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ के अंदर थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया। फिर इसके बाद इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन देखी कि फ्यू ऑफ द रेज, मतलब कि 2000 में से कहीं एक जो रे थी ना वो वापस मुड़ के वापस आ गई वो अपनी जगह से, बीम पास हुई, बीम ऑफ लाइट, और वहां से मुड़ के वापस आ गई, ठीक है। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कुछ जो थी चलते जा रही थी वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ जो थी वो स्ट्रेट पास हो गई, उनके बीच में कोई भी ऐसा कुछ आया नहीं कि वही वापस मुड़ जाए फिर डिफ्लेक्ट हो जाए। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से वो क्या कंक्लूड करते हैं
ही कंक्लूडेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड ने इन सभी रिजल्ट से क्या कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द रेज जो थी वो पास हो गई स्ट्रेट, मतलब कि इन द एटम मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, रास्ता जो है वो बिल्कुल खाली है और बहुत सारी रेज हैं वो स्ट्रेट पास हो गई, मतलब कि एक एटम के अंदर जो स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ना वो बिल्कुल एम्प्टी है, तो इसीलिए बहुत सारी जो रेज है वो डायरेक्टली स्ट्रेट पास हो गई। सेकंड ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सम रेज आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, इससे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। इन्होंने सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई अपने पाथ से, इन्होंने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा जो पार्टिकल्स की रेज थी वो थी नेगेटिवली चार्ज, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये डिफ्लेक्ट तो तभी होंगी जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो कुछ ही रेज थी जो कि डिफ्लेक्ट हुई अपने पाथ से। इन्होंने इससे क्या कंक्लूड किया कि एटम के अंदर कुछ ऐसी पार्टिकल प्रेजेंट है, कुछ एक ऐसा पॉइंट साइज कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। In the atom there is some positive charge present in a small area, कुछ छोटे से पार्ट के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कुछ जो रेज थी जो कि जा रही थी अपने पाथ से वो क्या होगी, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गई। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि कुछ जो रेज थी वो अपने पाथ से बिल्कुल ही वापस हो गई, मतलब कि वो ना तो थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हुई ना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन वो क्या किया, वो यहाँ पे आई, यहाँ पे कुछ चीज़ इनको मिली, ये वापस टकरा के वापस चली गई। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कंक्लूड किया कि एक स्मॉल कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि हार्ड है, हैवी है एंड पॉजिटिवली चार्ज है, हार्ड है, हैवी है एंड पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज आ रही थी वो क्या हो गई, रीबाउंड होगी, वहीं से वापस हो गई। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द रेज जो थी जो स्ट्रेट जा रही थी वो स्ट्रेट ही चली गई, इसीलिए इन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के अंदर जो बहुत सारा स्पेस है वो एम्प्टी है, इसीलिए बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल की रेज थी वो क्या होगी, डायरेक्टली पास हो गई। नेक्स्ट इन्होंने देखा कि कुछ जो रेज थी वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई हैं, इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के अंदर कुछ स्मॉल एरिया के अंदर एक चीज प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों है ये पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो है नेगेटिवली चार्ज, जब नेगेटिव चीज पॉजिटिव के पास जाएगी तो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो पॉजिटिवली चार्ज एक चीज प्रेजेंट है इसके पास। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन से कि आउट ऑफ 12,000 एक रे ऐसी निकली कि वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट होगी अपने पाथ से, वो वापस से रिबाउंड होगी, तो इसीलिए इससे इन्होंने कंक्लूड किया अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्रीज, सो indicating that all the positive charge and mass of the whole atom is concentrated in a small area, that is positive charge। ठीक है, इन्होंने कंक्लूड किया कि एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इन द मास ऑफ द गोल्ड एटम, जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, इसके अंदर जो होल मास होगा एक गोल्ड एटम का वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, whole mass of the atom is concentrated in a small area that is positive charge। इसकी वजह से जो रे आ रही थी वो completely rebound हो गई, 180 डिग्री से बैक हो गई। ये कंक्लूड किया रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से। इसके बाद इस कंक्लूजन के बाद इन्होंने दिया अपना एक न्यूक्लियर मॉडल, जो ये पॉजिटिव चार्ज जो इन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इन्होंने इसके बेसिस पे एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। न्यूक्लियर मॉडल
न्यूक्लियर मॉडल के अंदर इन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज चीज प्रेजेंट होगी। एक तो इन्होंने बोला कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है, जिसकी वजह से जितनी भी रेज थी वो डायरेक्टली स्ट्रेट पास हो गई। फिर उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो रेज है ना, थोड़ी बहुत रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। फिर इन्होंने बोला कि एक जब रेज हमने डाली, एक रे हमने डाली, वो ना बिल्कुल ही वापस आ गई उससे टकरा के, और वो जो चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और वो इतना हैवी है जो कि कंसंट्रेट करता है होल द मास ऑफ द एटम। ठीक है, इन्होंने इसके बाद एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। इसके अंदर इन्होंने बताया कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम, प्रेजेंट इन द एटम which is very small in size and heavy, which concentrate whole mass of the atom, whole mass of the atom। एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एटम के अंदर जो कि स्मॉल होता है साइज के अंदर और कंसंट्रेट करता है एटम के मास को। इसी पॉजिटिव चार्ज के अंदर, इसी पॉजिटिव चार्ज के अंदर जितना भी मास होगा एटम का वो कंसंट्रेट होता है, और ये क्या है, हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, हैवी है, हार्ड है, जिसकी वजह से जो रेज आ रही थी वो क्या हो गई थी, वापस हो गई थी। इसी को बोल दिया इन्होंने न्यूक्लियस। क्या बोल दिया, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसी न्यूक्लियस के अंदर होल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड होता है। तो इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल दिया, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, there is a positively charged center present in the atom which is called nucleus। एक positively charged center होता है एटम के अंदर, उसको इन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। nearly all the mass of the atom, nearly all the mass of the atom resides in the nucleus। जितना भी मास होगा एटम का वो कंसंट्रेटेड होगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। the nucleus, जो न्यूक्लियस होगा सारा का सारा मास इसके अंदर कंसंट्रेटेड होगा, हैवी पार्टिकल होगा, हार्ड होगा, स्मॉल इन साइज होगा, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो नेगेटिव चार्ज जो था प्रेजेंट एटम के अंदर वो क्या करता है, इसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसी पॉजिटिव चार्ज के, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के अंदर, उसी चार्ज के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या बताया कि जो न्यूक्लियस इन्होंने बताया एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एक स्पीसीज प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज एक पार्टिकल प्रेजेंट है एटम के अंदर, उसी के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियर मॉडल के अंदर बताया रदरफोर्ड ने कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम के अंदर, इसी के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। एक तो एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की पास करवाई फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितनी भी रेज हमने पास करवाई उसमें से 99%, ऑलमोस्ट 99% जो रेज थी वो स्ट्रेट पास हो गई। इससे कंक्लूड किया कि जितना भी एटम के अंदर स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि कुछ जो रेज थी ना वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी और भी ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के अंदर ना एक पॉजिटिवली चार्ज, छोटे से एरिया में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो थोड़ी सी
डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उन्होंने देखा कि आउट ऑफ 12,000 रेज, मतलब कि बहुत सारी रेज में से एक ऐसी रेज निकली कि जो कि कंप्लीटली 180 डिग्री उससे टकरा के वापस आ गई। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि हार्ड होता है, हैवी होता है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये एटम के कंप्लीट मास को खुद के अंदर कंसंट्रेट करके रखता है। होल द मास ऑफ द एटम इन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज कंसंट्रेटेड। उसके बाद बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज। तो ये दे दिया इन्होंने थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। ड्रॉबैक आती है रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिव चार्ज जो कि क्या है, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, जब वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन करता है तो क्या जनरेट होगा, तो क्या करेगा, एक्सेलरेशन होगा। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी लॉस करेगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एनर्जी लॉस होगी। एक्सेलरेशन जब होगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा, एक्सेलरेशन होगा, एनर्जी लॉस करेगा। जैसे जैसे एनर्जी लॉस होगी वैसे वैसे ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा और इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या है, खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। लेकिन हमें पता है कि जो एटम है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। एटम क्या होगा, स्टेबल। लेकिन यहाँ तो गलत हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन की वजह से एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, वो इसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। तो ये थी ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल की। बाकी जो भी इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी अबाउट द एटम वो सारी थी करेक्ट। इसके बाद इसी ड्रॉबैक को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट आए नील बोहर्स। नील बोहर ने अपना मॉडल दिया था अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद आए बोर्स मॉडल। नील बोहर एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम के अंदर कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला कि एटम इन द एटम इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व इन सम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और ये डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स क्या हैं, स्पेशल ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो होंगी कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स, वही है स्पेशल ऑर्बिटल्स। यही स्पेशल ऑर्बिटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स की लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स है। हर एक जो डिस्क्रीट ऑर्बिटल होगी, हर एक जो स्पेशल ऑर्बिटल होगी, अपनी हर एक ऑर्बिटल के अंदर अपनी खुद की एक एनर्जी होगी। हर एक ऑर्बिटल के पास अपना एक एनर्जी लेवल होगा। इन्हीं ऑर्बिटल्स को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स।
नील बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम स्पेशल ऑर्बिटल्स विच हैव देयर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दीज ऑर्बिटल्स आर एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स। यही एनर्जी लेवल्स शेल होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। क्या बताया नील बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हर एक ऑर्बिटल की अपनी खुद की एनर्जी होती है, और इन्हीं जो डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स हैं, स्पेशल ऑर्बिटल्स हैं, इन्हीं को बोला एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स। इन्होंने बताया कि इनको डिनोट करते हैं हम बाय अल्फाबेट KLMN एंड सो ऑन, या फिर नंबर से N से 1 2 3 एंड सो ऑन। इन्होंने क्या बोला, एक एटम के अंदर एक है पॉजिटिव चार्ज, यही पॉजिटिव चार्ज क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। इसके बाहर कुछ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ शेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, या इनको हम बोले दीज आर शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। इन्होंने इनको डिनोट किया बाय KLMN। इसके बाद जितने भी और भी शेल्स आते जाएंगे उनको OP एंड सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। या फिर इनको हम डिनोट कर सकते हैं N = 1, N = 2, N = 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नील बोहर ने अपना मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। फिर इसके बाद इन्होंने इनको बोला ये है एनर्जी लेवल्स, हर एक ऑर्बिटर की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, इन्हीं को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स। इनको डिनोट करते हैं बाय द अल्फाबेट KLMN एंड सो ऑन, या फिर नंबर से कर दे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पता चल गया कि कैसे वो रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लिए हमने। इसके बाद हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि डाल्टन्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, ये सबसे पहले रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी हो गई किसकी, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा जे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कि जो एटम है उसके अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कंप्लीटली स्फीयर के अंदर फैला होगा, और जो भी नेगेटिव चार्ज है वो उसके अंदर एम्बेडेड होगा। फिर इसके बाद एक मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल। उसके अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इनको बोले गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने देखा कि जो पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने बीम ऑफ लाइट पास करवाई। इसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो रेज है ना वो डायरेक्टली पास हो गई, वो क्या हो गई, स्ट्रेट पास कर गई मोस्ट ऑफ द रेज। इससे कंक्लूड कर लिया कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई कुछ एंगल से,
अपने पाथ से। तो फिर इससे कंक्लूड कर लिया कि जो एटम है उसके अंदर कुछ एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि हैवी है, जिसकी वजह से जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उन्होंने देखा कि कुछ एक रेज जो थी ना वो डायरेक्टली कम बैक, मतलब डायरेक्टली रिबाउंड हो गई अपनी जगह से, वापस से मुड़ के आ गई। तो इससे इन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया अपना। उस न्यूक्लियर मॉडल के अंदर इन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और वही पॉजिटिव चार्ज हैवी होगा, हार्ड होगा, और इसके अंदर जो एटम है उसका कंप्लीट मास कंसंट्रेटेड होता है। उसके बाद इन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने ही, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, बता दिया। इसके बाद इनकी ड्रॉबैक आई कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो फिर हमें बताया कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो वो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होने पे एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी लॉस करके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर इसके बाद इसको ठीक करने के लिए आया बोर मॉडल्स। फिर बोर मॉडल्स के अंदर नील बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं। वही डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स स्पेशल ऑर्बिटल्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। हर एक लेवल का अपने अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, इन्हीं को बोलते हैं शेल्स। फिर इसको इन्होंने नाम दिया KLMN या फिर N1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको दिया नाम बोर मॉडल्स। इसी के साथ हमारे एटॉमिक मॉडल्स खत्म होते हैं और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 2 टॉपिक हमारे हो गए। नेक्स्ट जितना रह गया हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। सब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।